नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए विभव कुमार को हटाया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है और अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं और इसी कड़ी में एक और झटका अरविंद केजरीवाल को लगा हुआ है। आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए विभव कुमार को हटा दिया है और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को हटाया गया है। तमाम चीजों को आगे रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जो उनको पदस्थ किया गया था उस पे सही तरीके से कानूनों का वो नहीं किया गया, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है। बता दें कि लगातार ईडी के शिकंजे पर थे और उसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अरविंद केजरीवाल के जो सचिव हैं, निजी सचिव, उनको हटा दिया गया है। 10 तारीख से उनके काम पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। विजिलेंस विभाग ने निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है। विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए आदेश पारित किया है और अरविंद केजरीवाल के लिए सतर्कता निदेशालय का ये आदेश किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा। हाल ही में ईडी ने विभव कुमार से भी शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की थी और आपको बता दें कि विजिलेंस निदेशालय ने केजरीवाल को एक और झटका देते हुए उनके निजी सचिव की सेवा समाप्त कर दी है। निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस यानी कि DOV ने अपने आदेश में कहा है कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई थी और आदेश के मुताबिक विभव कुमार का अपॉइंटमेंट निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन करने बिना उनकी नियुक्ति की गई थी, जिसको लेकर यह बड़ा आदेश दिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है और अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उनके सचिव जो हैं विभव, उनको हटा दिया गया है। और बीएसपी सुप्रीमो से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी मायावती, नागपुर के दौरे पर जाएंगी मायावती। नागपुर में जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। तो आपको बता दें कि लगातार तमाम पार्टियां चुनाव को देखते हुए धरातल पर है और इसी कड़ी में बीएसपी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे मायावती और महाराष्ट्र के नागपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगी और लगातार अब एक बार फिर से मायावती एक्टिव नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों का जैसे ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार तमाम पार्टियां 2024 के रण को लेकर रणभूमि में उतर चुकी हैं और अलग अलग तैयारियां हर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। जनता से मिलने का जो सिलसिला है, उन्हें संबोधित करने का, उनसे रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में मायावती आज महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर रहेंगी। वहां पर वो जनता से रूबरू होंगे, जनता से
जनता को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे मायावती। तमाम तैयारियां उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कर ली गई है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद की गई है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी मायावती और महाराष्ट्र के नागपुर में जाकर वो जनता को संबोधित करेंगे। लगातार मायावती अब एक्टिव नजर आ रही है। चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब वो अलग अलग राज्यों में जाकर उनके तरफ से जनसभाएं और रैली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज मायावती महाराष्ट्र के नागपुर में दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो जनता से रूबरू होंगी, जनता को संबोधित करेंगे। तो ये दौरा काफी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार तमाम पार्टियां चुनाव को देखते हुए, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद से तमाम पार्टियां धरातल पर उतरती हैं और जनता से मिलने का, उनसे रूबरू होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में मायावती महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंचकर वो जनता को संबोधित करेंगी। ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मायावती अब तमाम राज्यों को साधने की कोशिश कर रही हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर किसी और राज्य की। और प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के घर रीता बहुगुणा जोशी पहुंची हैं, जहां इलाहाबाद सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का सम्मान करूंगी। बता दें कि नीरज त्रिपाठी पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। उन्हें रीता बहुगुणा जोशी की जगह नीरज त्रिपाठी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज को यह टिकट दिया है और नीरज के घर, बीजेपी प्रत्याशी हैं नीरज, जिनके घर पर रीता बहुगुणा पहुंची हैं और उन्हें बधाई दी है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद सीट वो सीट है जहां पर रीता बहुगुणा जोशी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और अब इस बार बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है और इलाहाबाद सीट से नीरज पंडित को मैदान में उतारा है, जिनसे मिलने के लिए रीता बहुगुणा खुद उनके घर पहुंची और उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का सम्मान करती हैं और यही वजह है कि वो नीरज से मिलने उनके घर पहुंची और उन्हें बधाई भी दी है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी तमाम तैयारियां कर रही है और जो चेहरे बदलने का सिलसिला है वो भी बीजेपी की तरफ से जारी है और इलाहाबाद सीट से बीजेपी ने सिटिंग सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज को चुनावी मैदान में उतारा है और जिसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का सम्मान करती हैं और यही वजह है कि वो खुद बीजेपी प्रत्याशी नीरज के घर पहुंची और उन्हें बधाई भी दी। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। पुलिस और सेना ने पुलवामा जिले के फैसीपोरा में घेराबंदी और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आईजी सीआरपीएफ और डीआईजी दक्षिण ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ लोकसभा के चुनाव है, दूसरी तरफ पुलवामा में एक बार फिर से आतंकी हमला होना और जिसको लेकर लगातार तलाश भी जारी है और सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर भी कर दिया है और ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी उस जगह की जारी है। लगातार सुरक्षा बल एक्शन मोड में है, उनके तरफ से तमाम वो तैयारियां की गई हैं। चाहे फिर उस जगह की बात कर ली जाए जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, उस जगह को पूरी तरीके से उसकी घेराबंदी की गई है और आईजी डीआईजी ने भी दौरा किया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। और आज पूरे देश में धूमधाम के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले माह रमजान में रोजा रखते हैं और पूरे एक महीने रोजा रखने के बाद उन्हें ईद का चांद का दीदार होता है। चांद देखने के बाद ही ईद पर्व की
शुरुआत होती है। आपको बताते चले कि पहले अरब देशों में ईद के चांद का दीदार होता था। अरब देशों में ईद मनाने के एक दिन बाद ही भारत में ईद मनाई जाती है। बात करें दिल्ली में जामा मस्जिद, सूरत, भोपाल, जयपुर, मदुरई, अलीगढ़ और मुंबई, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 8 जगह की तस्वीरें जहां पर तमाम नमाज अदा करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी और इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था। कहते हैं कि इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा यह भी मान्यता है कि रमजान महीने के अंत में ही पहली बार कुरान आई थी और कहते हैं कि मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का पर्व शुरू हुआ है। ये 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें से गुवाहाटी, जामा मस्जिद, सूरत, भोपाल, जयपुर, मदुरई, अलीगढ़ और मुंबई, जहां पर लोगों ने अपनी नमाज अदा की। और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ईद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये खुशियों की ईद है और ताकत देने की ईद है और इस ईद को 1 महीने तक उपवास करने के बाद मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हूं। देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे सर्वधर्म समभाव चाहिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद को लेकर पहले तो सबको मुबारकबाद दी और उसके बाद एक बयान दिया जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खून की नदियां बहाने के लिए मैं तैयार हूं और ये बयान ममता बनर्जी की तरफ से ईद समारोह में शिरकत करने के दौरान दिया गया है। तो आपको बता दें कि ईद समारोह में वो सभी को संबोधित कर रही थी और उस दौरान उन्होंने कहा कि खून की नदियां बहाने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे सर्व सद्भाव चाहिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि ईद के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है जहां पर उन्होंने खून की नदियां बहाने का एक बयान दिया है जो अब सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल आज पूरे देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग जगह समारोह भी किए जा रहे हैं। और ईद समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, जहां पर उनके तरफ से यह बयान दिया गया कि खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हूं। सूरत में ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के 25 से 30 हजार लोग ईद उल फितरा की नमाज के लिए एक जगह जमा हुए हैं। मैदान में जगह की कमी के कारण सड़क के दोनों ओर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई। सूरत के पूरे मुस्लिम समुदाय के नमाजी एक जगह इकट्ठा होते हैं। सूरत शहर सहित आसपास के गांवों से भी लोग सूरत के राडेर इलाके में पहुंचते हैं और सभी नमाजियों की तरफ से आज ईद की नमाज अदा की गई है। बताया जा रहा है कि मस्जिद में जगह कम पड़ गई थी, जो पार्क बनाया गया था जहां व्यवस्था की गई थी वहां जगह कम पड़ने की वजह से रोड के दोनों तरफ नवाजियों के लिए जगह बनाई गई और जहां पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई, जहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और ईद की उन्होंने नमाज अदा की। तो आपको बता दें कि देश भर में ईद को लेकर जश्न का माहौल है और सुबह से नमाज भी पढ़ी गई। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने मस्जिदों में जाकर जहां भी जगह मिली, मस्जिदों के बाहर की बात कर ली जाए, रोडों पे बात कर ली जाए, तमाम वो व्यवस्था नमाजियों के लिए की गई जहां पर उन्होंने अपने ईद पर्व को लेकर ईद की नमाज पढ़ी। तो बता दें हजारों की संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे और उनकी तरफ से ईद की नमाज अदा की गई। ये भी खबर सामने आ रही है कि अगर मस्जिद में जगह कम पड़ गई तो सड़क के दोनों तरफ नमाजियों के लिए व्यवस्था की गई और सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर नमाज अदा की। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। तनवीर मलिक। यहाँ पे तकरीबन 40 से 45 हजार लोग जमा हुए हैं
ये ईद उल फित्र का दिन है। ईद उल फित्र के दिन यहाँ पे रांदेर ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पे काफ़ी सारा मजमा यहाँ पे ईद की नमाज अदा करता है। तो मैं भारतवासियों से यही कहना चाहूँगा और उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ देश में कौमी एकता का माहौल बना रहे। तो बस यही मेरी दुआ रहेगी। और बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजनौर के अफजलगढ़ में एक चिकित्सक ने फर्जी अस्पताल चला रखा है, जो कि एफएस मेडिकेयर अस्पताल के नाम पर यहां हॉस्पिटल चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में बिना डिग्री धारक के डॉक्टर के ऑपरेशन कराए जा रहे हैं और ये काम सीएमओ के नाक के नीचे किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। यहां पर एक अस्पताल चलाया जा रहा है जिसमें बिना डिग्री धारक डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों का उनके तरफ से इलाज किया जा रहा है, जिसको लेकर किसी को कोई भनक तक नहीं लगे। और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है। टीवी 27 न्यूज ये खबर प्रमुखता से दिखा रहा है। बिजनौर में फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है। एमएस मेडिकेयर के नाम से ये फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है, जहां पर बिना डिग्री के डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये इसकी पूरी खबर किसी को कानो कान तक इसकी खबर नहीं लगती है, किसी को जानकारी नहीं होती है। सीएमओ तक को इसके बारे में पता नहीं चलता है। बताया जा रहा है कि सीएमओ के नाक के नीचे इतना बड़ी कार्रवाई हो रही है, इतने बड़ी काम हो रहा है और बिजनौर में फर्जी अस्पताल चल रहा है, जहां पर अब जांच की बात सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बीके राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, जिस हिसाब से ये फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है, सीएमओ को या किसी भी प्रशासन को इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है या नहीं? सबसे पहले तो आर्यन जी मैं बात बता दूं, जनपद बिजनौर के ये अफजलगढ़ का मामला है, जहां पर पिछले कुछ समय पहले 3-4 बार कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई के साथ साथ ये अस्पताल छोड़ा जाता है। मतलब कार्रवाई के होने के बावजूद भी, उसकी शिकायत होने के बावजूद भी इस अस्पताल को एफएस मेडिकेयर हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चला है, जहां जच्चा बच्चा केंद्र साफ साफ से नजर भी आता है। और यहाँ पर एक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है जच्चा बच्चा को। और यहाँ पर एक कुछ समय पहले एक मौत भी हो गई थी, जिसमें सीएमओ ने इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की थी। और इसके बाबत एक अफजलगढ़ में ही एक हॉस्पिटल को सीज किया गया है, जहां पर गिरफ्तारी भी हुई थी और ये कार्रवाई एसडीएम के द्वारा की गई थी, जहां पर लगातार इस पर जो है लोगों की निगाहें टिकी रहती है। ये अस्पताल बंद नहीं होता है और इस पर सीएमओ विभाग द्वारा कोई भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बिल्कुल बीके, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बीके यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की गई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि सीएमओ की भी संलिप्तता है इस पूरे मामले को लेकर और ये मरीजों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बीके जी एक बात निकल कर एक और भी आई है। दूसरा से ये यहाँ के जो लोग हैं वो सस्ते में ऑपरेशन करते हैं। सर्जिकल लगभग 7,000-8,000 में एक सर्जिकल कर दिया जाता है, जो कि टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है, सर्जन के द्वारा नहीं किया जाता है। जबकि सीएमओ को इस बारे में पता है। वहाँ हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये हो गया कि इनको डिग्री दे दी गई है, उसके बावजूद उस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। बस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी अस्पताल का, कोई डॉक्टर डिग्री धारक है या नहीं है, एक सर्जन उसका ऑपरेशन कर रहा है कि कर रहा है। जब सर्जन की फीस के अनुसार ये ऑपरेशन होता ही नहीं है। मरीजों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जनपद बिजनौर में ये सैकड़ों के तादाद में ये ऑपरेशन है, मगर मुख्य बात यहाँ पर निकल के ही आती है
कि इतनी बार कार्रवाई होने के बावजूद भी यहाँ अफजलगढ़ में ये इस अस्पताल को छोड़ा जाता है। सीएमओ द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बीके तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। विधानसभा में आरक्षण दिया, ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो चुनावी रैली को या यूं कहे कि जनता को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा की जा रही है, तमाम वो चीजें जनता के सामने रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 24 के रण को लेकर जनता से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है, उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज बस खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है।
अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने पुराने चेहरे देख रहा था, दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड तो आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो उत्तराखंड भी पहुंचे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तमाम वो योजनाएं, तमाम वो चीजें जो बीजेपी की तरफ से तमाम वादे किए गए हैं, वो जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि लगातार 24 का रण सजकर तैयार है, जिसका सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में दौरा कर जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV 27 न्यूज़।